नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज उपस्थित हूँ कोविड-19 की इस आपदा की घड़ी में ऑक्सीजन के इशू को लेकर। टीवी समाचार, सोशल मीडिया, अखबारों इत्यादि को देखने से ऐसा लगता है कि पूरे देश के बहुत बड़े हिस्से में ऑक्सीजन की कमी को लेकर अस्पतालों में बहुत ही दुखद स्थिति है। लोग रो रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी उनके परिजन को है, माता पिता को है, रिश्तेदार को है, भाई बहन को है। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर कुछ सुखद समाचार भी हैं कि बहुत जगह बहुत सी संस्थाएं और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति निःशुल्क तौर पे लोगों को कर रहे हैं। वे सभी संस्थाएं, वे सभी व्यक्ति जो इस संकट की घड़ी में देशवासियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। मैं जो समाचार देख रहा हूं उससे ऐसा लगता है कि उत्तरी भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के राज्यों में ज़्यादा परेशानी हो रही है इस स्वास्थ्य की विपदा की घड़ी में, जबकि मुझे लगता है कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में शायद स्वास्थ्य सुविधा चूँकि अच्छी स्थिति में है, इसलिए वहाँ के लिए मैं नहीं देखता कि किसी चैनल पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे दृश्यों को दिखलाया जा रहा हो कि लोग रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि तमिलनाडु और केरल की जनता चूँकि बड़े लंबे समय से संघर्षरत रही है, जहाँ पेरियार रामास्वामी और श्री नारायण गुरु जैसे महापुरुषों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और वहाँ के लोगों को बहुत जागरूक किया। शायद उसका फ़ायदा यह हुआ कि वहाँ के लोग शैक्षणिक रूप से इतने मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से उनमें इतनी समझ है कि वे अपने जनप्रतिनिधियों से स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय पर निश्चित रूप से वो सवाल करती हैं। और यही कारण है कि उन दो राज्यों का इतिहास जब हम लोग देखेंगे तो लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद हम लोग यह पा रहे हैं कि जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बार कहा था कि जनता को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि रोटी को हमेशा उलट पुलट कर सेंकना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि यदि सत्ता हमेशा बदलती रहेगी तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि जनता के प्रति ज़्यादा जिम्मेवार होंगे। और तमिलनाडु और केरल का इतिहास यही बतलाता है कि कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद हमेशा वहाँ सत्ता परिवर्तन होता रहा है और इसीलिए वहाँ के लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति निश्चित रूप से जागरूक हैं और वहाँ इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। हमें आशा है कि देश के अन्य राज्यों में भी लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रूप से जागरूक हों। लोग जागरूक हो रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि स्वास्थ्य के लिए आपकी क्या योजना है, शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है। अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें यह मैं बतलाऊं कि एक दुखद समाचार जब मिला कि 23/4 को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में और 24/4 को जयपुर गोल्डन अस्पताल में क्रमशः 25 और 20 लोगों की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की कमी से। यह बहुत दुखद बड़ा समाचार है। ऐसी घटनाएं देश के कई हिस्सों में घट रही हैं। सरकार अब सतत प्रयत्नशील हुई है और मैं इसमें यह चर्चा करना चाहूँगा कि जब पिछले वर्ष कोविड का पहला चरण शुरू हुआ था तो भारत सरकार ने कई मंत्रालयों को मिलाकर एक कमेटी बनाई थी जिसका काम था यह मॉनिटरिंग करना कि मेडिकल इक्विपमेंट जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल है उसका आकलन करते रहना चाहिए। और इस 15 अप्रैल को उस कमेटी ने ये एक सूचना जारी की थी कि अभी 50,000 मीट्रिक टन का स्टॉक है अपने देश में। ये अच्छी बात है। और जबकि उस सूचना में यह भी दिया गया कि डेली खपत जो मेडिकल कारणों से है वो 3,842 मीट्रिक टन है, जबकि डेली का उत्पादन 7,127 मीट्रिक टन है। एक सूचना के अनुसार अब यह डेली उत्पादन भी 8500 मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गई है। तो उस खपत के अनुसार ये बताया गया कि 54% ही हम लोग ये अभी खर्च हो रहा है, जबकि हमारे पास स्टॉक है। लेकिन आखिर कौन सी बात हुई कि ऐसी स्थिति आ गई कि सरकार को अंततः
ट्रेनों से एक राज्य से दूसरे राज्य व्यवस्था करनी पड़ रही है। एक सूचना, एक लेख छपा मैंने देखा 23/4 के हिंदुस्तान में, JNU के प्रोफेसर संघमित्रा शील आचार्य का। उन्होंने लिखा कि 2019-20 में जबकि निर्यात 4,502 मीट्रिक टन हुआ था, जबकि 2020-21 में 9,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा निर्यात किया गया है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमारा अनुरोध होगा कि जिस भी कमेटी को इसका उत्तरदायित्व दिया गया, तो निश्चित तौर पर एक जांच ये होनी चाहिए कि आखिर सेकेंड वेव जो संभावित था पूरी दुनिया के लिए, इसका पूरी तरह माने आकलन में कहीं ना कहीं चूक हुई और ऐसा क्यों हुआ। और यह भी मेरा अनुरोध होगा कि हो सकता है कि तीसरा वेव भी आए, तो इसके लिए उस कमेटी को अभी से ही अलर्ट कर दिया जाए कि तीसरे वेव में वेंटिलेटर की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत पड़ेगी, रेम डिसीवर की क्या ज़रूरत पड़ेगी, अन्य दवाओं की क्या ज़रूरत पड़ेगी, PPE किट वगैरह की क्या ज़रूरत पड़ेगी, टीकों की क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके अनुसार रणनीति तैयार की जाए। ऐसे समय में मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बहुत सी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, एक सिलेंडर जिसकी कीमत 1,000-2,000 होनी चाहिए, छोटा सिलेंडर का, वो 10-10 हज़ार रुपया में बेच रहे हैं। लोग कुछ पकड़ाए भी हैं। ऐसा कानून बने कि ऐसे समय में जो ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच सुखद समाचार यह है कि भारत सरकार ने जो प्रयास किया है उसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम सहित बहुत से देश, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह देशों से हमें सहायता मिलनी, यह सहायता क्या जो आयात करने की स्थिति है वो बनने लगी है। सिंगापुर से सामान एक दिन एयरलिफ्ट करके मंगाया गया है, अन्य देशों से भी मंगाया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो सरकार अभी प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से इस संकट की घड़ी में हम सभी लोगों को अपने मतभेदों को भुलाकर, सभी राजनीतिक दलों को मतभेदों को भुलाकर इसमें एकजुट होना चाहिए। और भारत सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि सभी राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त हैं, उनके अध्यक्ष महासचिव से निश्चित तौर पर अभी भी सुझाव लिए जाएं और उसके अनुसार देश की जनता के लिए कार्य किए जाएं, ताकि ऑक्सीजन के कारण से किसी भी अस्पताल में पूरे देश में कहीं कोई घटना न घटे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मास्क का उपयोग करें, अनिवार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। और सभी लोगों को सलाह दें कि सुरक्षित रहें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।